वेलकम टू एजुकेशन नेट प्रेप। मेरा नाम अभिषेक है। मैं एजुकेशन से JRF क्वालिफाइड हूँ। एजुकेशन नेट प्रेप पे UGC नेट एग्ज़ाम के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ मिलेंगे। आज हम लोग रिसर्च इन एजुकेशन के लेटेस्ट PYQs डिस्कस करेंगे। जैसा कि रिसर्च इन एजुकेशन UGC नेट एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। पहले समझते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट। रिसर्च में स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए करते हैं, पता लगाने के लिए कि एस्टिमेट डिफरेंस दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में क्या स्टडी कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग सूटेबल टेस्ट लगाते हैं। अब स्टेप्स देखते हैं। तो इसमें दिया है पहला स्टेप कैलकुलेटिंग डिजायर्ड स्टैटिस्टिक, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, स्टेटिंग नल हाइपोथेसिस, कंपेयरिंग कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। तो अब हम इसे करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे। तो जैसे हमें पता है कि सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे। एज्यूम करेंगे कि वेरिएबल के बीच में देयर इज नो डिफरेंस। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिजायर्ड स्टैटिस्टिक, मतलब जो रेलिवेंट डेटा होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेकंड ए आ गया। इसके बाद जो कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक्स है उसको हम क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो टेबल वैल्यू दी होगी। तो ऑप्शन डी। एंड देन फिर कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आएगी टेबल वैल्यू देखने के बाद उस अकॉर्डिंग हम उससे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। ई ऑप्शन। एंड एट लास्ट हम लोग रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। हम आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन सही है। ये स्टेप्स दिए हुए हैं लाइन से। स्टेटिंग नल हाइपोथेसिस, कैलकुलेटिंग डिजायर्ड स्टैटिस्टिक, कंपेयरिंग कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक, एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। सेकंड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल डिजाइन। तो गुड सैंपल डिज़ाइन क्या होता है? गुड सैंपल डिज़ाइन क्रूशियल होता है रिसर्च में इंश्योर करना कि रिजल्ट वैलिड है, रिलायबल है और लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज की जा सकती है। तो जैसे पहला दिया है ऑप्शन पॉपुलेशन मैपिंग, ए ऑप्शन। अब पॉपुलेशन मैपिंग इंश्योर करता है कि जो सैंपल है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे पॉपुलेशन को। फिर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कि सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन विदाउट बायसनेस। तो पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो ऑब्टेन हुआ है सैंपल से वो सिग्निफिकेंट और रिलायबल हो, ये भी सही लग रहा है। स्मॉल सैम्पलिंग एरर, जितना मिनिमाइज हो एरर उतना सही होता है, ये भी सही है।
सैम्पल साइज एडुकेट होना चाहिए, भी सही है। तो अकॉर्डिंग ABCDE लग रहा है मुझे तो। आगे बढ़ते। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। सो पहला स्टेप रिसर्च प्रपोजल में होगा फ्रेमिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। सॉरी, गलत कहा मैंने। पहला स्टेप होगा फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन, नॉट हाइपोथेसिस। बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन, पहले आइडेंटिफाई करना, फ्रेम करना रिसर्च क्वेश्चन जो कि हमें एंटायर रिसर्च में गाइड करेगा। फिर सेकंड ऑप्शन होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, क्लियरली डिफाइन करना कि हमारा जो रिसर्च का एम है उस चीज़ को एड्रेस कर रहा है। थर्ड ऑप्शन होगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि रिसर्चर का जो एम है अचीव करने के लिए वो हम स्टेट करेंगे। तो BCE। उसके बाद फर्स्ट रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे और एट लास्ट हम लोग सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक लिए। सो BCE। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इंक्लूड। तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व करता है नॉन न्यूमेरिक डेटा, जैसे कि टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, कॉन्सेप्ट, ओपिनियन या एक्सपीरियंस अंडरस्टैंड कर। सो एक्चुअली अब लोग पहले तो सारे ऑप्शंस को देख लें। अगर आइडिया ना भी लग रहा हो तो पहले एलिमिनेशन टेक्निक भी लगा के देख सकते हैं। अब जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा की बात हो तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो नहीं होगी, क्योंकि हाइपोथेसिस से क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग बनाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो पैरामेट्रिक टेस्टिंग भी नहीं होगी, क्योंकि ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिक जब लगाते हैं तो पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है। सो अब हमारे दो ऑप्शन कट गए, A और D। A भी 1 भी कट गया और 2 भी कट गया, क्योंकि D। और जैसे कि हमें पता है कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में हम कंटेंट एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम एलिमिनेट करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पोर्ट्रेयल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सिचुएशंस इन देयर लाइफ, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो कौन सा मेथड है जो सोशल ग्रुप या सिचुएशन की बात करता है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में? तो पहला ऑप्शन है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी समझते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च मेथड है जो जनरेट करता है थ्योरी बेस्ड ऑन डेटा सिस्टमेटिकली और उसको गैदर करता है, फिर एनालाइज करता है। यहाँ कोई सोशल सिचुएशन की बात नहीं हो रही है ना ग्रुप की, तो ये ऑप्शन नहीं सूटेबल है। फिर आते हैं इथनोग्राफी पे। इथनोग्राफी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो फोकस करता है स्टडिंग कल्चर एंड कम्युनिटीज बाय ऑब्जर्विंग देम इन नेचुरल सेटिंग्स।
और जो थर्ड ऑप्शन है वो फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी एम करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस या फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, और केस स्टडी है वो इन डेप्थ स्टडी करता है सिंगल केस या नंबर ऑफ केस का। तो ऑप्शंस जो हमने अभी पढ़े समझे उस अकॉर्डिंग क्लियर हो जाता है सोशल ग्रुप और रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मेथड सूटेबल है। तो ऑप्शन सेकंड, इथनोग्राफी। क्योंकि ये कल्चर को स्टडी करता है, कम्युनिटी को उनके बीच रह के नेचुरल सेटिंग में। हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आर प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन। तो ऑप्शन हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो होता है प्रोसेस हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज़ होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व करते हैं स्टडी पास्ट इवेंट्स के और इंटरप्रेट करते हैं हिस्टोरिकल डेटा टू अंडरस्टैंड पास्ट। जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है वो जेन्यूननेस देखता है, और जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है वो क्या कहते हैं डेटा की ऑथेंटिसिटी रिफ़र करता है। सो ये दो प्रोसेस हिस्टोरिकल रिसर्च में होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। जहाँ तक सर्वे रिसर्च की बात है ये इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम प्री डिफाइंड ग्रुप, जैसे कि ग्रुप के रिस्पॉन्डेंट्स, जैसे रिस्पॉन्डेंट्स को क्वेश्चन देते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्सपोज फैक्टो में हम पहले की घटना को स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, कॉजल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फील्ड नोट आर एसोसिएटेड विद, जैसे कि हमें पता है केस स्टडी वो इन डेप्थ स्टडी है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए, तो वहाँ फील्ड नोट जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। इथनोग्राफी जो होता है वहाँ हम इथनोग्राफी में हम लोग कल्चर और कम्युनिटी के बीच में कल्चर और कम्युनिटी के बीच में रह के डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ हम काफ़ी टाइम तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो उस दौरान डेली डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एक डायरी या किसी में हम लिखते हैं, तो उसे हम फील्ड नोट्स कहते हैं, जो डेली के होते हैं, जिसके बेस पे हम फिर डेटा एनालिसिस करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इथनोग्राफी सही है। स्टूडेंट्स विद हाई इंटेलिजेंस विल परफॉर्म well in their academic achievements. What kind of hypothesis is this? Vector hypothesis, scalar hypothesis, null hypothesis, concurrent hypothesis. जब क्वेश्चन देख के आइडिया ना लग रहा हो या समझ में आ रहा हो तो पहले तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। अब जहाँ तक आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन नल हाइपोथेसिस, वो बताता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स या देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। सो हाई इंटेलिजेंस विल परफॉर्म वेल इन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। तो ये क्लियरली स्टेट कर रहा है स्टेटमेंट।
सो ये क्या कहते हैं, ये ऑप्शन तो हमारा नलिफाई हो गया। अब आते हैं स्केलर हाइपोथेसिस। स्केलर हाइपोथेसिस डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई करता, बट यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है ना कि हाई इंटेलिजेंस है तो एकेडमिक अचीवमेंट परफॉर्म अच्छा करेंगे। सो वो हाइपोथेसिस जो डायरेक्शन भी दे और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है चीज़ों का, तो इससे ऑब्वियस हो रहा है कि ये वेक्टर हाइपोथेसिस है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है कि इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट की। हाई इंटेलिजेंस होगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा एकेडमिक अचीवमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ फिनोमिना चेंजेस ओवर टाइम व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च शुड बी अंडरटेकन टू स्टडी इट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ मैनिपुलेट करते हैं तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखते हैं। तो ये तो ये एक्सपेरिमेंटल की बात हो गई। एक्स पोस्ट फैक्टो भी हमें पता है कि हम डेटा जो हो चुकी है चीज़ें घटना उसके आधार पे स्टडी करते हैं और वो कॉजल रिलेशनशिप बनाते। इथनोग्राफिक भी हमें आइडिया है कि हम सोशल ग्रुप में रह के डेटा कलेक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मेथड है जो स्टडी करती है फिनोमेना को चेंज ओवर टाइम में, प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, जो इवॉल्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं ईच एक दूसरे को डिफरेंट टेम्पोरल पॉइंट्स पे। सो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब आता है हमारा व्हाट इज नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो पहला ऑप्शन दिया है एजुकेशनल रिसर्च इज एम्पेरिकल। इसका मतलब है कि ये रिसर्च रियल एक्सपीरियंस और डेटा के बेस पर होती है, एम्पेरिकल। तो पहला ऑप्शन सही है। एजुकेशनल रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक। इसका मतलब है कि रिसर्च में एक प्लान या एक मेथड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड है एजुकेशनल फिजिकल साइंस रिसर्च फाइंडिंग आर मेजर्ड इन सेम स्केल। ये कैसे पॉसिबल, क्योंकि दोनों रिसर्च की फील्ड अलग अलग हो सकती है, उसकी मेथड्स तो अलग है ही, लेकिन आप सेम स्केल पे दो चीज़ की फाइंडिंग को मेज़र नहीं कर सकते, तभी तो रिसर्च है। तो ये तो सूटेबल नहीं लग रहा, उसे कट कर देते हैं। एजुकेशनल रिसर्च शुड बी वैलिड, सही है, क्योंकि जो आप इंटेंड किए हैं वही मेज़र करेंगे तभी वैलिड, तभी आपकी रिसर्च सही है। तो वैलिड तो होनी ही चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए कि रिजल्ट आपको कंसिस्टेंट मिले जो आप कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग ABDE सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। The difference between values of parameter and statistic is called as। पहला ऑप्शन है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, सैम्पलिंग एरर, एरर इन कैलकुलेशन। तो आपको पहले क्वेश्चन देख के नहीं आइडिया लग रहा है तो आप पहले ऑप्शंस भी देख सकते हैं। पहले तो हम टाइप 1 एरर देख। टाइप 1 एरर क्या होता है? व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और हम उसे रिजेक्ट कर दें। यहाँ ऐसी कोई बात हो रही है नहीं, ये गलत हो गया। टाइप 2 एरर, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स वी एक्सेप्ट इट। यहाँ से कुछ पूछा जा रहा है नहीं, तो ये भी गलत हो गया।
द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड है। पैरामीटर हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, और स्टैटिस्टिक्स हुआ सैंपल से जो डेटा हम कैलकुलेट करेंगे। तो उनके जो डिफरेंस आएगा बीच में वो सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट वर्ड्स गिवन बिलो आर ऑल द वैलिड टेस्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट all valid tests are reliable but all reliable tests are not valid. Second, the split half method is used to determine the reliability of test. तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है तो वैलिडिटी का मतलब है कि जो चीज़ हम इंटेंट की मेजर करने के लिए वही मेजर करें, और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि रिजल्ट कितना कंसिस्टेंट है और स्टेबल है, कि लगातार वही आ रहा है। तो एक वैलिड टेस्ट को रिलायबल होना चाहिए कि वो हमेशा एक्यूरेट और स्टेबल रिजल्ट दे, लेकिन एक रिलायबल टेस्ट ज़रूरी नहीं है वैलिड हो, क्योंकि अगर वो सही चीज़ नहीं मेजर कर रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। पर अगर वो रिज़ल्ट वैसे दे रहा है तो कंसिस्टेंट भले हो सकता है, पर वो वैलिड नहीं होगा अगर सही चीज़ मेजर नहीं कर रहा। तो इसलिए all valid tests are reliable but all reliable tests are not valid। और फिर split half method is used to determine the reliability of test। तो split half method है reliability का जो मेज़र करता है reliability of test की। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो both 1 and 2 are correct। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इन रिसर्च। पहला ऑप्शन है रिलीक्स, दूसरा नॉवेल रिटन इन पास्ट बाय समवन, रजिस्टर डीड्स, प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड। सो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा मतलब वो डेटा जो किसी नेक्स्ट पर्सन या अदर पर्सन द्वारा कलेक्ट किया गया हो या उनके द्वारा वो स्टोर किया गया हो। तो रेलिक्स क्या होता है? वो रेलिक्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्राचीन समय से सर्वाइव किए हों, तो ये प्राइमरी डेटा होगा। नॉवल रिटन इन द पास्ट बाय समवन, ये खुद ही बता रहा कि बाय समवन, सो ये सेकेंडरी डेटा हो सकता है। थर्ड आते हैं रजिस्टर्ड डीड्स। रजिस्टर्ड डीड्स मतलब समझ सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी, तो ये भी ओनर के ही होंगे जिसके होंगे, तो ये भी प्राइमरी डेटा है। प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड, ये डेटा नहीं है, ये डेटा के अनुसार डेटा के आधार पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये तो प्राइमरी सेकेंडरी की बात ही नहीं है इसमें। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा जो नज़र आ रहा है वो है नॉवल रिटन इन द पास्ट बाय समवन। पहला, तीसरा, चौथा गलत। Which of the following is not the goal of scientific method of acquiring knowledge? Experimental of truth, fact finding, control of variables, prediction of events। तो पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ, फैक्ट फाइंडिंग, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स और प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट्स। सो एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ से हम ये समझ में आ रहा है, लैंग्वेज सही नहीं है बट यह है कि सही मतलब सही रिज़ल्ट या सही जो भी एक्सपेरिमेंट करके आया तो उसका राइटफुल रिज़ल्ट सामने आया, हाँ तो ये गोल हो सकता है। फैक्ट फाइंडिंग, जो रिसर्च द्वारा फैक्ट्स आए हों। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, अब कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स गोल नहीं हो सकता, ये तो प्रोसेस है रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च। सो पहला दूसरा तो
गोल है, तीसरा ये गोल नहीं है, ये तो प्रोसेस है रिसर्च में। सो हमारा ऑप्शन सही है सी, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि ये गोल नहीं है, ये तो प्रोसेस है जो रिसर्च में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इन्वॉल्व रहता। नेक्स्ट, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर। तो सबसे पहले तो तब से हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो देखते ही क्लियर है कि ऑप्शन ए, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इंक्लूजन ऑफ टेस्टिंग वेरिएबल, कंट्रोल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल, ट्रीटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मेजर कैरेक्टरिस्टिक बता। तो टेस्टिंग वेरिएबल इंक्लूजन हो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में होगा, एक्सपेरिमेंट की कोई अलग से विशेषता नहीं है ये। तो कंट्रोल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ट्रीटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखते हैं, ना कि उसको ट्रीट करते हैं, ये भी गलत है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एक डिजाइन है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। ACE फर्स्ट ऑप्शन हमारा ACE के साथ आज हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी आपको कमियां नज़र आएँ वो फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि अभी मैंने इनिशियल स्टेज में से स्टार्ट किया है पहली वीडियो चैनल की। तो आप लोग जैसे ही बताएंगे उस हिसाब से बेटरमेंट होगा, और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट और भी ज़्यादा मिलेंगे। अभी तो पहला वीडियो है PYQs का। थैंक यू सो मच।